नमस्कार साथियों, आपका कल्याण हिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल देखा था आदिम मानव की उत्पत्ति एवं उसका विकास। आदिम मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम हमने देखा उत्पत्ति टर्सरीय युग में मानी गई है, और उसके बाद में विकास के रूप में हमने देखा सर्वप्रथम रामापिथेकस मानव का जो प्रथम जहाँ से मानव का विकास आरंभ माना जाता है, जो प्राइमेट समूह बानर हो, चचुंदर हो, लंगूर हो, उनसे मानव का विकास माना गया है, उसको हम पढ़ते हैं। फिर आगे हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साक्ष्य कहाँ से मिले, कहाँ चूने की खान वगैरह, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा होमो हैबिलिस, जो जिसे मानव कारीगर भी कहा गया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी देखा था होमो इरेक्टस, जावा मानव और पीकिंग मानव, उसके संदर्भ में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था। वहीं से हमको आग का वहाँ पर एक तरीके से प्रादुर्भाव माना गया है कि यहाँ से आग का साक्ष्य मिलते हैं। और उसके बाद में हमने देखा था निएंडरथल, जो आग का व्यापक रूप से प्रयोग करेगा। और फिर उसके बाद में हमने देखा होमो सेपियंस, जो वर्तमान मानव, और वर्तमान मानव के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो उच्च पुरापाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं, और उच्च पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का ही पार्ट है। अब आगे हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो कालखंड, हमने जब इतिहास का सामान्य परिचय देखा था तब हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि जहाँ पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। सिर्फ केवल और केवल क्या उपलब्ध है? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं और लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्धि नहीं है, ये हमने देखा था उस वक्त। फिर हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल पाषाण औजारों के आधार पर हम इसको आगे चल के 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से है? पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अगर ये पुरापाषाण काल की बात की जाए तो, अगर पाषाण काल की बात की जाए तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस तरीके से हमें पाषाण काल, और पाषाण काल में अगर पुरापाषाण काल को हम पढ़ेंगे क्योंकि उसका टाइम पीरियड लगभग 4,90,000 के आसपास होता है, इसके कारण हम इसको 3 पार्टों में विभाजित करके ही आगे पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, अब प्रागैतिहासिक काल को जो उद्घाटित करने का श्रेय है वो प्राइमरोज को दिया गया है। प्राइमरोज को दिया गया है, और इन्हें ही प्राइमरोज प्रागैतिहासिक काल का जनक, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में 1842 ईस्वी में कर्नाटक का रायचूर जिला, वहाँ पे लिंगसुगुर नामक स्थान से पाषाण औजार हमें प्राप्त हुए। उसके आधार पर 1842 ईस्वी में कर्नाटक का रायचूर जिला, हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम जो देने वाले थे प्राइमरोज, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले, और रायचूर जिले में भी लिंगसुगुर नामक स्थान से एक पाषाण उपकरण, अब पाषाण उपकरण जो प्राप्त किया था उसमें भी कौन कौन से है? छुरे और तीर के फलक। छुरी और तीर के फलक, तो ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कर्नाटक का रायचूर जिला, लिंगसुगुर नामक स्थान से किन्होंने खोज की? प्राइमरोज ने खोज की, और 1842 ईस्वी में प्रागैतिहासिक काल के जनक
जो 1842 ईस्वी में। अब फिर उसके बाद में 1842 ईस्वी के बाद में अगर देखे जाए तो 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में जॉन इवांस महोदय, उन्होंने नर्मदा नदी घाटी से जो टी नरसिंहपुर, वहाँ से पाषाण उपकरण प्राप्त किया, वहाँ से पाषाण उपकरण प्राप्त किया। 1853 ईस्वी में पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे, किन्होंने किए? जॉन इवांस महोदय ने। कहाँ से? नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी एमपी। और एमपी में भी बात की जाए तो टी नरसिंहपुर से पाषाण, बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण, बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण जॉन इवांस महोदय ने प्राप्त किए थे। जॉन इवांस। अब बात की जाए, अगर हमको इसको याद रखना हो, 1842 में भारत के संदर्भ में एक, जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं उस संदर्भ में एक घटना और होती है जिसमें सिंध का विलय किया जाता है। 1853 की बात की जाए तो 1853 में भारत में रेल का प्रारंभ भी हुआ था 1853 में, अप्रैल 1853 में। तो इस तरीके से हम इसको भी याद कर सकते हैं 1853-1842 का आधुनिक संदर्भ में क्या महत्व है। ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है 1863। यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये उस वक्त जियोलॉजिकल सर्वे हो रहा था। ये भूवैज्ञानिक थे, ये कोई इतिहासवेत्ता नहीं थे या पुरातत्ववेत्ता नहीं थे। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट थे भूवैज्ञानिक, उसमें ऑप्शन होता है इतिहासवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता या फिर एक्सवाइजेड जो भी है वो उनके अनुसार हिंदी साहित्यकार कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये भूवैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक। और ये उस वक्त जियोलॉजिकल जो सर्वे हो रहा था उसके प्रमुख थे, जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख थे। जियोलॉजिकल सर्वे के भी प्रमुख थे, भूवैज्ञानिक थे। और इनको जो वर्तमान में चेन्नई है उसको उस वक्त मद्रास कहा जाता था। मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से एक हस्तकुठार प्राप्त होता है। पत्थर का था। हस्तकुठार, हैंड एक्स, जो कुल्हाड़ी होती है पत्थर वाली, जिसको लकड़ी जो पत्थर की होती थी, जिसको लकड़ी के खांचे में डाल दिया जाता था लकड़ी के अंदर। तो लकड़ी तो मिली नहीं, सिर्फ हस्तकुठार जो मिला है, क्योंकि लकड़ी गल गई होगी। पल्लवरम नामक स्थान से जियोलॉजिकल सर्वे के प्रमुख थे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, भूवैज्ञानिक, जिन्होंने पाषाण उपकरण प्राप्त किया, हस्तकुठार। यहीं पर अगर 1853 की बात की जाए तो टी नरसिंहपुर में बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण हमें मिले हैं। और 1842 ईस्वी के संदर्भ में बात की जाए तो रायचूर जिला लिंगसुगुर नामक स्थान से काफ़ी मात्रा में पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए। अब अगर बात की जाए 1842 हो गया, 1853 हो गया, और हम आगे देखेंगे 1863 भी हो गया। अब 1884 जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उससे एक साल पहले 1884 ईस्वी में विलियम किंग ने अतिरम पक्कम इन्होंने भी क्या किया, हस्तकुठारी प्राप्त किया।
इन्होंने भी अतिरम्पक्कम से हस्तकुठार प्राप्त किया था। 1884 में विलियम किंग ने हस्तकुठार अतिरम्पक्कम से प्राप्त किया। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने, 1853 ईस्वी में नर्मदा नदी घाटी MP टी नरसिंहपुर से बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। 1842 ईस्वी में कर्नाटक का रायचूर जिला लिंगसुगुर नामक स्थान से पाषाण, काफ़ी संख्या में पाषाण उपकरण जिसमें छुरे और तीर के फलक थे। और अगर बात की जाए प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, और जो कि एक अंग्रेज थे। अब हमने देख लिया था 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में विलियम किंग ने अतिरम्पक्कम से पाषाण उपकरण प्राप्त किया, जो भी हैंड एक्स। और 1935 जब भारत का एक्ट भी आता है एक 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935, और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पर डी टेरा और पीटरसन ने येल कैम्ब्रिज अभियान दल 1935 में येल कैम्ब्रिज अभियान दल जब आता है, और जब ये पोतवार के पठार से भी साक्ष्य प्राप्त किए। ये जो डी टेरा और पीटरसन है, येल कैम्ब्रिज अभियान दल आया था, जिन्होंने पोतवार के पठार से भी पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। और 1950 में स्टुअर्ट पिगट महोदय ने भी प्रीहिस्टोरिक एक किताब लिखी, प्रीहिस्टोरिक ऑफ इंडिया। उसमें भारत के संदर्भ में बताया। हमने देखा डी टेरा और पीटरसन के बारे में, जिन्होंने 1935 में येल कैम्ब्रिज अभियान दल जब आ रहा था तो उन्होंने पोतवार के पठार से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने अपनी किताब लिखी प्रीहिस्टोरिक ऑफ इंडिया, जिसमें भी पाषाण काल के बारे में बताया। दी आर्कियोलॉजी चालू कर। प्रागैतिहासिक काल के बारे में सर्वप्रथम जो शब्द है प्रागैतिहासिक, उसका जो उल्लेख है, सर्वप्रथम जो उल्लेख, शब्द का उल्लेख, प्रागैतिहासिक शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम प्रीहिस्टोरिक का ही जो हिंदी मीन होता है वो प्रागैतिहासिक होता है। तो इसका जो सर्वप्रथम जो इस शब्द का उल्लेख है वो कौन कर रहा है? डेनियल विल्सन महोदय कर रहे हैं। डेनियल विल्सन महोदय ने 1851 ईस्वी में दी आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स एंड स्कॉटलैंड, ये जो पुस्तक लिखी थी, इसके अंदर उन्होंने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का उल्लेख किया था। अगर प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात की जाए तो कि किस तरीके से हम इसको आगे विभाजित करेंगे, तो उसके संदर्भ में हम देखेंगे ये डेनियल विल्सन। अब थॉमसन की बात की जाए तो थॉमसन ने धातु के आधार पर भी वर्गीकरण किया है। धातु के आधार पर सबसे पहले वो पाषाण, नंबर 2 की बात की जाए तो ताम्रकांस, और नंबर 3 की बात की जाए तो लोहकाल। ये इस स्वरूप में उन्होंने इसको बांटा है प्रागैतिहासिक। और इसी के बाद में थॉमसन के बाद में बात की जाए विल्सन, थॉमसन और निल्सन की बात की जाए तो निल्सन ने भी इसको सबसे पहले तो बताया है बर्बर। इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है। बर्बर बांटा है, बर्बर, पशुपालक, कृषक और शब्द। ये
इनके अनुसार है 2, 3 और 4। थॉमसन महोदय ने धातु के आधार पर पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, ताम्रकांश काल, लौह काल। नीलसन महोदय ने बर्बर, पशुपालक, कृषक और शब्द। उसके बाद में अगर बात की जाए प्रागैतिहासिक काल को, सर्वप्रथम जो जॉन लुबाक महोदय थे, जॉन लुबाक महोदय ने तो इनको एक तो पूरा पाषाण काल और दूसरा पूरा पाषाण काल के बाद में बात की जाए तो नवपाषाण काल, सिर्फ 2 पार्टों में नवपाषाण काल। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, जो ये पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल 2 ही पार्टों में बांटा गया। तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल को ही एक तरीके से 4,90,000 के आसपास अगर बात हम पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। और नवपाषाण काल, अब इतिहास वेत्ताओं के ये चीज़ समझ नहीं है कि पूरा पाषाण से सीधा ही नवपाषाण में ही हम पहुँच गए। जिस तरीके से हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, जदुनाथ सरकार हमें प्लासी का जो युद्ध होता है उसके बाद से ही आधुनिक काल वो बताते हैं। जदुनाथ सरकार साहब की तरफ से होता है कि प्लासी का युद्ध खत्म होता है और उधर आधुनिक काल प्रारंभ माना जाता है 1757 के बाद। यही चीज़ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सीधा हम आज मध्यकाल में सो रहे हैं और अगले दिन देख रहा है तो हमें आधुनिक काल मिल रहा है, तो उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे। तो उसी के आधार पर फिर उसके बाद में 1861 ईस्वी में जॉन लुबाक महोदय ने तो ये वर्गीकरण किया था शुरुआत में ना 1961 ईस्वी में एशियाई विद्वानों का सम्मेलन होता है यहाँ। विद्वानों का सम्मेलन, और उस सम्मेलन में इस कालखंड को 1961 ईस्वी में एशियाई विद्वानों का सम्मेलन, जिसमें जो ये कालखंड है प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो जॉन लुबाक महोदय ने पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में बांटा था, उसको तीन पार्टों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल और दूसरी बात की जाए मध्य पाषाण काल और तीसरी बात की जाए तो नवपाषाण काल। हमने देखा था पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था, और 3 भाग जो वो विभाजित किए गए हैं वो किसके आधार पर किए गए हैं? पाषाण औजारों के आधार पर। क्योंकि हम प्रागैतिहासिक काल है वो पूरा ही पत्थर पर आधारित है, पाषाण पर आधारित है। मानव अगर हथियार भी बना रहा है तो पत्थर के ही बना रहा है। मानव अगर खाने के संबंध में कोई भी अपने जिस तरीके से वर्तमान अपन बर्तन यूज में ले रहा है, अगर वो ले रहा है तो पत्थर यूज में ले रहा है। वो जिस चीज़ में भी उपयोग में जो भी वस्तु ले रहा है उसमें पत्थर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके कारण इसको पाषाण काल कहा गया है। और पाषाण औजारों की उपलब्धता के आधार पर, पाषाण औजारों की उपलब्धता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं वो भी देख लिया जाए। अभी देखा था हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, लेकिन और ये टाइम से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें
कोई निर्धारित टाइम नहीं है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन जो एक सर्वमान्य पुस्तक वगैरह हैं उनमें यही मिलता है 5 लाख BC ईसा पूर्व से 5 लाख BC से 10,000 BC मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, फिर उसके बाद में मध्यपाषाण काल की बात की जाए तो 10,000 BC से 8,000 BC और ये नवपाषाण की बात की जाए 8,000 BC से 6,000 BC। तो इन तीनों का टाइम पीरियड भी पुरापाषाण काल का 5 लाख BC 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, मध्यपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। इनको हमने इसलिए बांटा था क्योंकि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो हम देखते हैं आधुनिक काल, मध्यकाल और प्राचीन भारत को अलग अलग भागों में क्यों बांट कर पढ़ा जाता है, एक साथ क्यों नहीं पढ़, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो यहाँ पर अलग परिवर्तन होंगे, यहाँ पर भी अलग परिवर्तन होंगे। इसके जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके आधार पर हम इस कालखंड को विभाजित कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो पुरापाषाण काल का भी पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि ये ही अकेला, अगर बात की जाए पुरापाषाण काल की, तो ये ही 4,90,000 के आसपास टाइम पीरियड लेकर के बैठा हुआ है। तो इतने लंबे पीरियड को इतिहासवेत्ताओं ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने 3 पार्टों में बांटा। और जो इसको बांट रहे वो C14 पद्धति, कार्बन पद्धति है, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जा रहा है। तो C14 पद्धति के माध्यम से देखा जाए तो इसको फिर 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला अगर पहले की अगर बात की जाए तो निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। दूसरे की बात की जाए तो मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरे की बात की जाए उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है जी। अब अगर बात की जाए निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण, ये तो हो गए पुरापाषाण काल के भाग। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इनको याद करना। पुरा मतलब पुराना, नया मतलब नया, और बीच का मध्य का मध्यपाषाण। और इस पुरापाषाण काल को मतलब पढ़ने की दृष्टि से या फिर जो भी इतिहासवेत्ताओं की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इनमें जो जितनी भी अलग अलग जितनी विशेषताएं पाई जाती है उनके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो सिर्फ मानव खाद्य संग्राहक नहीं था, सिर्फ खाद्य उत्पादक। ये बर्बर जिंदगी है, बर्बर जिंदगी यहाँ पर पुरापाषाण काल में बिता रहा था, यहाँ पर भी। लेकिन नवपाषाण काल में आते आते वो खेती भी प्रारंभ कर देगा, पशुपालन के तो मध्यपाषाण काल से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे जा करके इसमें परिवर्तन आते हैं, और उस परिवर्तनों के पुरापाषाण काल है उसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसको भी 3 भागों में। ठीक है। अब जो पहला है निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरा। और निम्न पुरापाषाण काल की बात की जाए तो निम्न पुरापाषाण काल को हमने 4,90,000 के आसपास इसका टाइम पीरियड है। तो 5 लाख से लेकर के हम इसको 50,000 BC इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो 50,000 BC से 40,000 BC।
ये हमें मध्य पूरा पाषाण। और उच्च पूरा पाषाण की बात की जाए तो 40,000 से 10,000, क्योंकि फिर 10,000 से लेकर के 8,000 मध्यपुरा और 8,000 से 6,000 उच्च नवपाषाण काल। अब फिर बात की जाए आगे निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। इसमें कौर संस्कृति, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखना, कौर संस्कृति। इसकी बात की जाए तो फलक संस्कृति, और इसकी बात की जाए तो ब्लेड संस्कृति। जो औजार मिल रहे हैं उसके आधार पर एक तरीके से। कौर संस्कृति की बात की जाए तो कौर संस्कृति में नदी, कोई भी नदी घाटी है, नदी है, वहाँ पर अपन देखते हैं कि कोई भी पत्थर है बड़ा, कोई भी ऐसा पत्थर है। अब वो नदी में, नदी के किनारों में रगड़ खाकर या फिर नीचे तले में बैठकर वो आगे नदी के पानी के बहाव के साथ बहेगा। तो वो धीरे धीरे जो भी उसकी जो संरचना है उसमें परिवर्तन आता रहेगा, परिवर्तन आता रहेगा, परिवर्तन आता रहेगा, और लास्ट में जाकर के हम देखते हैं गोल पत्थर मिलते हैं हमें। जो गोल पत्थर है इसे कहा गया पेबुल, पेबुल। और इस पेबुल को जब हम तोड़ते हैं, मतलब जो पत्थर है उसको तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद में क्या हो रहा है, जब इसको तोड़ दिया पेबुल को, ये पेबुल है, इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको तोड़ दिया तो इसको क्या हुआ, ये फलक, ये फलक, ये फलक, और ये भी एक तरीके से फलक। जो फलक निकले हैं ये तो हो गए फलक, तो ये हो गए फलक संस्कृति, और ये हो गया कोर। तो ये तो आगे संस्कृति की अगर बात की जाए कि इनमें क्या अंतर है, तो ये तो फलक संस्कृति और ये कोर संस्कृति। और ये इस विधि के आधार पर कोर संस्कृति, फलक संस्कृति और ब्लेड, मतलब वो पत्थर जो ब्लेड है उसके आधार पर जो पत्थर मिलेंगे उसके आधार पर इसको ब्लेड संस्कृति के रूप में माना गया है। जो निम्नपुरा पाषाण काल में हमें जो पेबुल मिला था, जो हमने पेबुल की बात की थी अभी, पेबुल में जो गोल था वो पेबुल, उसको हमने दो टुकड़े किए यूँ, और उसमें एक, अगर एक की बात की जाए तो ये जो, ये एक तरफ से जो पैना भाग होगा और ये जो नीचे पकड़ने का स्थान है, एक तरफ से अगर पैना है तो इसको चापर, और अगर दोनों तरफ से ही बात की जाए, ये इधर से भी पैनार, इधर से पैनार, ये नीचे पकड़ने का स्थान, तो ये हो गई चॉपिंग, तो इसलिए इसको चापर चॉपिंग। और यहाँ पर हमें चापर चॉपिंग और एक और मिलता है बिदारणी, बिदारणी। यहाँ खुरचनी की बात की जाए, पॉइंट की बात की जाए, बेदनी, पॉइंट मतलब एक तरीके से ये नीचे बिल्कुल नुकीला भाग जो किसी भी पेड़ वगैरह में दे करके उसको फाड़ दे, तो बेदनी जंतुओं की छाल, जंतुओं की खाल है, पेड़ों की छाल है, उसको छीलने के लिए खुरचनी का उपयोग किया जाता था। और बिदारणी की बात की जाए तो बिदारणी, ये बिदारणी है, ये बिदारणी, इसमें ये दोनों तरफ से, इधर से भी पशुओं की खाल को या फिर जिसकी भी छाल, पेड़ पौधों की भी अगर छाल को रगड़ना, छीलना होता था तो बिदारणी के माध्यम से किया जाता था। फलक संस्कृति, खुरचनी, पॉइंट, बेदनी, और इसमें खुरचनी है, बेदनी है, कोई भी, और इसमें जाकर के ब्लेड संस्कृति। अब ब्लेड संस्कृति में क्या है कि ये जो ब्लेड है दोनों तरफ से, मतलब पैनापन होता था दोनों तरफ। और इधर बात की जाए तो यहाँ पर चापर और चॉपिंग में, चापर में एक तरफ, चॉपिंग में दोनों तरफ, तो इसलिए चापर चॉपिंग संस्कृति हो गई। पॉइंटर की बात की जाए तो, और तक्षणी, तक्षणी। अब अगर कोर संस्कृति की बात की जाए तो एक हैंडेक्स जो मिलता है, एक्स कुल्हाड़ी टाइप का, एक तरीके से तिकोना टाइप का यूँ,
ये जो कुल्हाड़ी जो इसमें फांस दी जाती थी, ये कुल्हाड़ी वाला पोर्शन आ जाता है। और ये जो इंडेक्स है इसको रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी खोज की। और इसकी खोज की इसके आधार पर हम देखते हैं कि ये तो दक्षिण भारतीय संस्कृति है, दक्षिण भारतीय संस्कृति। और इसकी बात की जाए चापर चॉपिंग, तो ये उत्तर भारत की संस्कृति है। ठीक है। अब ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों संस्कृति का जो मिलन स्थल है वो है चौंतरा। और चौंतरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में इन दोनों का मिलन स्थल है। जम्मू कश्मीर में निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित जो चौंतरा नामक स्थान है, वहाँ से हमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो मिलन स्थल चौंतरा है, वहाँ से हमें चापर चॉपिंग भी मिलता है और कुल्हाड़ी भी, मतलब हैंडेक्स भी मिलती है। तो ये हमें इससे संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित मिलते हैं। अब ये जो स्थल हैं, इसके स्थल की बात की जाए तो स्थल में आएंगे निम्न पुरापाषाणिक स्थल हैं। अब निम्न पुरापाषाणिक जो स्थल हैं, अगर राजस्थान की बात की जाए तो डिडवाना, यहाँ जो भी झील है उसके किनारे डिडवाना में, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, जायल, नागौर। तो यहाँ से भी हमें निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। और ये तो हो गई हमारे राजस्थान की बात। अगर हम महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में चिरकी, ठीक है। और यहाँ पे जो पत्थर का जो पत्थर यूज किया जा रहा था वो क्वार्टजाइट पत्थर, क्वार्टजाइट, ठीक है। और फिर आगे मध्य पुरापाषाण में आगे हम देखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले इसका यहाँ पे कृषि ज्ञान नहीं है, कृषि का भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इतना हम आज देख लेते हैं निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। फिर कल से, और इसकी जो क्या बोलते हैं, डी टेरा और पीटरसन, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। डी टेरा और पीटरसन, इसकी खोज तो डीएन बाडिया ने की, चापर और चॉपिंग की, डीएन बाडिया ने की खोज, तो इन्होंने की चापर और चॉपिंग की। और जो इस पर विस्तृत काम किया था टेरा और पीटरसन द्वारा किया गया। इनका जो निम्न पुरापाषाण काल संबंधित है। मध्य पुरापाषाण की बात करेंगे एसडी साकलिया, जो अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।